गुड मॉर्निंग। आज अपन जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों में अपन दो पर अपन चर्चा कर चुके हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पार्थिव एकता का सिद्धांत। और आज अपन जो है मानव भूगोल के जो तीसरा जो सिद्धांत है वो है एनवायरमेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। देखिए, वातावरण के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। वैसे वातावरण दो प्रकार का होता है। एक जो है फिजिकल एनवायरनमेंट या प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंदर पृथ्वी का धरातल, तापमान, जलराशियाँ, वनस्पति, वन्य जीव जंतु, पवनें इत्यादि आती हैं। और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण, जिसका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। देखिए, जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य भी प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। मतलब मानव और पर्यावरण, स्पेशली प्राकृतिक पर्यावरण, दोनों में परस्पर अंतर निर्भरता पाई जाती है। या अपन कह सकते हैं कि दोनों में इतना अधिक अंतर संबंध पाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि प्रारंभ में जब जर्मन विचारधारा आई तो मनुष्य को मात्र पृथ्वी की उपज माना, पृथ्वी का पुतला तक माना। मतलब कि पृथ्वी ही मनुष्य के क्रियाकलापों को, मनुष्य के शारीरिक गठन को, उसके रंग रूप को, उसके खान पान को, सबको प्रभावित करती है। और मनुष्य सिर्फ प्रकृति का दास बनकर जीता है। लेकिन धीरे धीरे जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो निश्चयवाद की जो विचारधारा थी या जर्मनी विचारधारा थी, इसका विरोध होना प्रारंभ हुआ और जो है एक नई विचारधारा का उदय हुआ, संभववाद का। इनडायरेक्टली हालांकि अपन जो है डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में अपन विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। आज इन्हीं से संबंधित जो मानव पर्यावरण के परस्पर संबंध है या मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य करता है, इसी पर आधारित जो मानव भूगोल का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, इस पर अपना जो है मुख्य फोकस रहेगा। देखिए, मनुष्य वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजन करता है या किस प्रकार वो सामंजस्य करता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का समायोजन किन विधियों के द्वारा होता है या इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, वातावरण के साथ मनुष्य जो सामंजस्य करता है या समायोजन करता है वो दो प्रकार से करता है। एक एडाप्टेशन और दूसरा मॉडिफिकेशन। एडाप्टेशन मीन्स वातावरण के साथ अनुकूलन करना और मॉडिफिकेशन का मतलब है कि मानव द्वारा वातावरण में परिवर्तन करना। सबसे पहले अपन बात करेंगे मानव के प्रकृति के साथ अनुकूलन। अनुकूलन जो प्रक्रिया है ये बेसिकली वातावरणवाद को सपोर्ट करती है। मतलब वातावरणवाद या निश्चयवाद का समर्थन करती है। इसमें
जिस प्रकार की प्रकृति होती है, जिस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण होता है, उसी के अनुसार जो है मनुष्य अपने आप को ढालता है या मनुष्य अपना अनुकूलन करता है। जैसे एक मैं आप लोगों को उदाहरण दूं कि जैसे मान लो कोई अपने कॉलेज के अंदर मान लो आप लोगों की क्लास है और उस क्लास में मान लो एक नया बच्चा आता है, फ्रेश एडमिशन होता है, तो वो आके अपनी जो फ्रेंड सर्किल क्रिएट करता है उसमें वो देखता है कि यहाँ का ट्रेंड क्या है, यहाँ के बच्चों की सोच क्या है। तो वो यहाँ आप लोगों की जैसे सोच होगी उसी के अनुसार अपने आप को वो ढाल लेगा और आपकी तरह वो बन जाएगा। लेकिन कभी कभी उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो अपने अनुसार आप लोगों को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। तो किस प्रकार यहाँ आप लोगों के साथ उसने सामंजस्य किया, एक तो अपने आप को आपके साथ जो है अडॉप्ट किया या एडॉप्टेशन किया, अनुकूलन किया, आप लोगों की तरह ही वो बना। दूसरा, आप लोगों को उसके अनुसार उसने बनाया। तो एक तो उसने अनुकूलन किया आपके साथ और दूसरा आपने आप में परिवर्तन हुआ उसके द्वारा, या उसने आपके साथ आपको परिवर्तित किया उसके अनुसार। दूसरा, अगर अपन उदाहरण देते हैं या उदाहरण लेते हैं बहुत सिंपल, कि जैसे मान लो कोई यूरोपियन कंट्रीज की कोई फैमिली है या कोई व्यक्ति है और वो मान लो यहाँ अजमेर में आके वो लंबे समय तक रहता है। तो देखिए यहाँ जैसे ही वो आएगा तो उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसकी लैंग्वेज अलग है, आप लोगों की लैंग्वेज अलग है, तो भाषा को वो समझ नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द वो अपने सीखेगा ताकि वो अपना कम्युनिकेशन कर सके, अपने साथ वो वार्तालाप कर सके। साथ ही साथ क्योंकि उसका खान पान अलग है, अपन लोगों का यहाँ का अलग है, तो वो क्या करेगा कि राजस्थानी कल्चर के अनुसार, जैसे मान लो बाजरे की रोटी है या यहाँ की मान लो सरसों की सब्जी है या और कुछ है, तो यहाँ की जो खान पान है उसको वो अपनाएगा। साथ ही साथ वो, क्योंकि वहाँ पर बहुत यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सर्दी होती है, स्पेशली जो हाई जो लैटिट्यूड है, उच्च अक्षांश से जो देश है यूरोप महाद्वीप के, उनमें तो वहाँ पर बेसिकली ऊन के कपड़े या चमड़े के कपड़े पहनते हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है अपनी अपेक्षा। तो वो यहाँ आके जो है अपने अनुसार सूती वस्त्रों का प्रयोग करेगा और साथ ही साथ जो वहाँ मान लो जैसे सूट वगैरह पहनते हैं या पैंट वगैरह पहनते हैं, तो वो यहाँ आके हो सकता है वो जो है लुंगी या धोती कुर्ता जो है अपना पहनावा भी वो अपनाएगा। तो देखिए वो अपने आप में वो परिवर्तन करता है, वो अपन लोगों में परिवर्तन नहीं करता है। कहने का मतलब अपने साथ वो अपना अनुकूलन करता है। इसमें आप देखिए जो अनुकूलन हो रहा है वो दो प्रकार से हो रहा है। एक पहला जो अनुकूलन है, एडॉप्टेशन है, वो है इंटरिंसिक एडॉप्टेशन, मतलब आंतरिक अनुकूलन। और दूसरा जो अनुकूलन है वो है एक्सटरिंसिक एडॉप्टेशन, मतलब बाहरी अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन है जिसे अपन इसको एक टेबल के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि देखिए आप
एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन मैंने आप लोगों को बताया कि वातावरण के साथ सामंजस्य व्यक्ति या मानव दो तरीके से करता है। पहला अडॉप्टेशन, मतलब अनुकूलन, और दूसरा मॉडिफिकेशन, मतलब परिवर्तन। जो मैं अभी आप लोगों को एडॉप्टेशन बता रहा हूँ, ये इस एडॉप्टेशन को अपन पुनः दो भागों के अंदर बांटते हैं। अपन एक इंट्रिंसिक एडॉप्टेशन और दूसरा एक्सट्रिंसिक एडॉप्टेशन। मतलब आंतरिक अनुकूलन। कौन सा अनुकूलन है दोस्तों? आंतरिक अनुकूलन और बाहरी अनुकूलन। आंतरिक जो अनुकूलन है इसको पुनः दो भागों के अंदर बांटते हैं। पहला वॉल्यूंटरी, ऐच्छिक, और दूसरा अनैच्छिक या नेचुरल इंट्रिंसिक एडॉप्टेशन। इन वॉल्यूंटरी अनैच्छिक। अब देखिए दोस्तों, अपन जो मनुष्य अनुकूलन कर रहा है किसके साथ? प्रकृति के साथ जो समायोजन कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, उसकी जो पहला जो तरीका है वह अनुकूलन का है। अनुकूलन में मानव प्रकृति को परिवर्तित नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो उस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है। तो इसके अंदर दो प्रकार से वो अपना अनुकूलन करता है, एक आंतरिक अनुकूलन और दूसरा बाहरी अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन को पुनः दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। मतलब एक अपनी इच्छा से और दूसरा उसकी इच्छा नहीं होती अनुकूलन करने की, उसके बावजूद भी अनुकूलन हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं जो है इनवॉलंटरी या नेचुरल एडॉप्टेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक एडॉप्टेशन, आंतरिक अनुकूलन, स्वैच्छिक आंतरिक अनुकूलन और बाहरी आंतरिक अनुकूलन। स्वैच्छिक में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया इसका कि जो स्वैच्छिक अनुकूलन वो करता है, किसको लेकर करता है? वो वहाँ की लैंग्वेज को सीखता है, कुछ शब्दों को सीखता है, लैंग्वेज या वहाँ की लोकल स्थानीय भाषा को सीखता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपना अपने जो है प्रयोग में लेता है और उसी में वो लोकल पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करता है। दूसरा जो है वहाँ का जो लोग है उसके अनुसार वो कस्टम प्रथाएं अपनाता है, उसके धर्मों का पालन करता है, उसके रीति रिवाजों को, त्योहारों को अपनाता है। तो ये जो अनुकूलन है वो कौन से आंतरिक अनुकूलन का पार्ट है? स्वैच्छिक या ऐच्छिक, वॉलंटरी इंट्रिंसिक एडॉप्टेशन, आंतरिक ऐच्छिक या स्वैच्छिक अनुकूलन। और दूसरा जो अनैच्छिक इनवॉलंटरी है या प्राकृतिक है, वो ये है कि जैसे मान लो वो विदेशी आया यहाँ पे या ठंडे प्रदेशों का कोई भी व्यक्ति आया गर्म प्रदेशों में, तो वो जब गर्म प्रदेशों में रहेगा लगातार तो पिगमेंटेशन बनेंगे और मतलब उसकी जो ब्लड है उसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं ज़्यादा बनेगी, पिगमेंट ज़्यादा बनेंगे, उसके कारण उसकी स्किन का कलर
धीरे धीरे काला हो जाएगा, मतलब उसकी स्किन धीरे धीरे काली हो जाएगी, गेहूं कलर होने लगेगा उसका आने वाले समय में, आने वाली उसकी पीढ़ियों में। तो वो चाहता नहीं ऐसा कि उसका पिगमेंट चेंज हो, लेकिन फिर भी उसके कलर में परिवर्तन होता है, इसलिए वो क्या कहलाया, अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। ठीक है, तो एडाप्टेशन अनुकूलन का जो आंतरिक अनुकूलन है वो एक स्वैच्छिक है और एक स्वैच्छिक या ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन है और एक अनैच्छिक या प्राकृतिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए आंतरिक अनुकूलन की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन के अंदर क्या करता है कि वो जैसे मान लो जो यूरोपियन कंट्रीज का कोई व्यक्ति है, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल दिया, तो वहाँ जनरली क्या होता है, जैसे पतलून वगैरह वहाँ पर पहनते हैं, सूट वगैरह, तो वो जैसे मान लो राजस्थान में आता है तो वो यहाँ का जो वेशभूषा है, जैसे धोती कुर्ता है, राजस्थान की पगड़ी है, या मान लो वहाँ पर जो है वो गर्म कपड़े पहनता है ऊन के चमड़े के, या कि वो सूती वस्त्र पहनने लगेगा, या कि वो धोती कुर्ता वगैरह पहनने लगेगा, तो अपनी वेशभूषा में जो वो परिवर्तन करता है उसको अपन क्या कहते हैं, बाहरी अनुकूलन या एक्सट्रिंसिक एडाप्टेशन। अब देखिए वातावरण के साथ जो मनुष्य जो सामंजस्य स्थापित करता है, उसका पहला तरीका अपन ने समझा, अनुकूलन के द्वारा वो वातावरण के साथ अपना समायोजन करता है या सामंजस्य स्थापित करता है, और जो है क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का संगठन करता है, एरिया ऑर्गेनाइजेशन करता है। लेकिन जो दूसरी जो इसकी विधि है वो विधि है मॉडिफिकेशन की, मैं जैसा वातावरण है या जैसी प्रकृति है उसके अनुसार अपना व्यवहार नहीं करूँगा, बल्कि मैं जो प्राकृतिक वातावरण है, जैसे वहाँ की जलवायु है, वर्षा है, वहाँ का धरातल है, वहाँ की रेनफॉल या जलराशियाँ हैं, तो उसके अंदर या मृदा है, तो उसके अंदर में उसके अनुसार मैं अपने आप को नहीं डालूंगा, बल्कि मैं उसमें परिवर्तन करूँगा। तो ये वातावरण के साथ समायोजन या सामंजस्य स्थापित करने का दूसरा तरीका है वातावरण या प्रकृति में परिवर्तन करना। मानव वातावरण के साथ जो परिवर्तन करता है वो परिवर्तन कैसे करेगा, एक तो करेगा उसकी अपनी नीड्स होगी, मनुष्य की जो नीड्स होगी, जो आवश्यकताएं होगी, आवश्यकताओं के अनुसार वो वातावरण में परिवर्तन करेगा। दूसरा, उसकी अपनी चॉइस जो है उसके अनुसार, अपनी जो टेस्ट है, इच्छा है, उसके अनुसार वो वातावरण में परिवर्तन करेगा। तीसरा है, वातावरण में परिवर्तन उतना ही कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है वातावरण में परिवर्तन करने की। तो मानव वातावरण के अंदर परिवर्तन अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छा और अपनी शक्ति या क्षमता के आधार पर जो है वातावरण के साथ मनुष्य परिवर्तन करता है। देखिए प्रकृति बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटीज देती है, संभावनाएं देती है। आप लोगों को पता है कि संभववाद जो टर्म है, इसका जो है बेसिकली ये फ्रांसीसी विचारधारा है या फ्रांसीसी दृष्टिकोण है, और जहाँ पर जो है एडाप्टेशन कंप्लीटली एक तरह से डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद या वातावरणवाद का समर्थन करता है, उसी प्रकार मॉडिफिकेशन जो है पॉसिबिलिज्म का समर्थन करता है, और पॉसिबिलिज्म जो संभववाद की जो विचारधारा या दृष्टिकोण है, इसका विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसको फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। देखिए मनुष्य
मनुष्य अपनी इच्छा, आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुसार जब परिवर्तन करता है तो प्रकृति भी कुछ पॉसिबिलिटीज या कुछ लिमिट्स ऑफ चॉइस जो है इच्छा की सीमाएं देती है, लिमिट्स देती है या संभावनाओं की सीमाएं देती है। उन सीमाओं के अंदर मनुष्य ऐसा नहीं है कि प्रकृति में कंप्लीटली वो चेंज कर देगा, बल्कि प्रकृति ने जो चेंज करने की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं की एक सीमा जो है रहती है। उस सीमा के अंदर जो है मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर पाता है। देखिए, प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन करता है मनुष्य, वो किस रूप में करता है। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे मान लो कोई ठंडे देश का व्यक्ति या प्रदेश का व्यक्ति गर्म प्रदेश में आकर रहता है, चाहे वो राजस्थान में रहता है, आके किसी डेजर्ट एरिया में, थार डेजर्ट में रहता है, या फिर मान लो आप देखो कि सदर्न इंडिया के किसी स्टेट के अंदर वो आकर बसता है, तो देखिए वो क्या करता है। जैसे आप जितने भी जो है दक्षिणी भारत के जितने भी अपने स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें देख लो, चाहे अपन राजस्थान में देख लो, और राजस्थान में भी स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी जो राजस्थान है, जिसको अपन थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, वहाँ अगर मान लो कोई ठंडे प्रदेश का व्यक्ति आके रहता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि बहुत सारी यहाँ पर उसको जो है वो यहाँ की गर्मी को और यहाँ की जो है लू को वो सहन नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, उससे बचने के लिए जैसे वो एसी का यूज करेगा, एसी रूम का यूज करेगा गर्मी से बचने के लिए, या फिर देखिए वो गर्मी से बचने के लिए छत्ते का प्रयोग करेगा, अम्ब्रेला वगैरह का, या फिर देखिए वो गर्मी से बचने के लिए या अपनी, क्योंकि उसको जो है ठंडी चीज़ें खाने का उसके एक आदत होती है, उसकी रूटीन में होती है, तो वो किसका प्रयोग करेगा, रेफ्रिजरेटर्स का प्रयोग करेगा। किसका करेगा, रेफ्रिजरेटर्स का प्रयोग करेगा, फ्रिज वगैरह का प्रयोग करेगा, एसी का प्रयोग करेगा, छत्ते का प्रयोग करेगा धूप से बचने के लिए। तो वो उसने क्या किया कि यहाँ पर जो गर्म जलवायु है कहाँ, राजस्थान में, और राजस्थान में अगर ठंडे प्रदेश का व्यक्ति आके रहता है तो वो जो है इन चीज़ों का विकास करके या एसी, रेफ्रिजरेटर या कोई छत्ते का प्रयोग करके वो उस जो है गर्मी से वो निजात पालेगा। इसी प्रकार मान लो जैसे पश्चिमी राजस्थान के पर्टिकुलर अपन बात करें, यहाँ पर लैक ऑफ वाटर पाया जाता है, आपको बताया रेनफॉल नहीं होती है, और जो है सरफेस वाटर की भी कमी है और ग्राउंड वाटर की भी कमी है। तो जैसे मनुष्य ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर जो है नहर बनाई, इंदिरा गांधी नहर है का विकास किया। इंदिरा गांधी नहर का विकास इसलिए किया कि यहाँ पर जो है पानी की कमी है, तो पानी की कमी को किसके द्वारा उसने किसके द्वारा सॉर्ट आउट किया इस प्रॉब्लम को, नहर के द्वारा। तो मनुष्य क्या करेगा, जहाँ पर पानी की कमी नहरें बनाएगा, वहाँ पर कुएं बनाएगा, ठीक है, और वाटर कंजर्वेशन करेगा। इसी प्रकार मान लो किसी क्षेत्र में मान लो जो टोपोग्राफी है, अर्थ सरफेस है, वो बहुत ऊपर का बढ़े तो वो उसको प्लान करेगा। इसी प्रकार मान लो अपने रहने के लिए वो बस्तियों का विकास करेगा या करता है जो भी है, और जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड का प्रयोग करेगा, रोड का निर्माण करेगा, पुल बनाएगा, बांध बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है, और जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की कमी है और जो है वेजिटेशन कवर ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर वनों का जो है डिफॉरेस्टेशन करके और जो वनों का विनाश करके वो जो है खेती करेगा। आप लोगों को पता है कि सदर राजस्थान के अंदर अभी भी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल रही है, जूमिंग कृषि जिसको कहते हैं। तो जूमिंग कृषि का मतलब ये होता है कि वनों का विनाश करके और जो है कृषि भूमि तैयार करना और उस भूमि पर कृषि कार्य करना। तो इस प्रकार जो है नहरों का निर्माण करना, सड़कें बनाना और जो है बस्तियां बनाना, घर वगैरह, रोड, पुल, बांध, और जो है जैसे अभी देखिए आप ग्रीन हाउस जो है एग्रीकल्चर चल रही है, पॉली हाउस में
तो वो ये है कि सर्दियों में जो क्रॉप होती है वो गर्मियों में होने लगी, और जो गर्मियों में जो क्रॉप होती है वो फसल सर्दियों में होने लगी है। आजकल ऑफ सीजन के अंदर फ्रूट्स और सब्जियां आ रही है, वो ग्रीन हाउस जो एग्रीकल्चर है या पॉली हाउस एग्रीकल्चर है, उसी के कारण संभव हो पाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रकृति के साथ जो सामंजस्य स्थापित करता है या प्रकृति के साथ या वातावरण के साथ जो समायोजन स्थापित करता है मानव, वो दो रूपों में करता है और अपने क्षेत्र का वो संगठन करता है। वो दो रूप आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक तो अनुकूलन है और दूसरा रूपांतरण है। अनुकूलन के द्वारा वो प्रकृति जिस प्रकार की है उसी के अनुसार अपने आप को डालता है। अगर मान लो सर्दी ठंडा प्रदेश है, जैसे हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूडिनल उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में और ऊंचाई वाले प्रदेशों के अंदर, दोनों ही क्षेत्रों के अंदर मनुष्य क्या करता है, गर्म कपड़े पहनता है क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी है, और इसके चमड़े वगैरह के कपड़े पहनता है। इसके अलावा उनका जो खान पान होता है वो भी, जैसे एस्किमोज है, आप लोगों को पता है एस्किमोज जो है इधर उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहाँ पर हाई लैटिट्यूडिनल जो एरिया है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है यहाँ पर जो है कनाडा साइड के अंदर। तो फिर यहाँ पर ग्रीनलैंड वगैरह, तो यहाँ पर वो लोग क्या करता है, वो सील मछली खाते हैं और उसी के अनुसार जो है वो कपड़े पहनते हैं, और घरों को गर्म रखने के लिए वो जो है मछलियों की चर्बी वगैरह जलाकर उनको गर्म रखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि मनुष्य का जो पहला तरीका है प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट का या समायोजन का, सामंजस्य का, वो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाना है या प्रकृति के अनुसार अपने आप को डालना होता है। और दूसरा जो इसका तरीका है वो मॉडिफिकेशन का है कि प्रकृति के अनुसार मैं अपने आप को नहीं डालूंगा बल्कि मैं प्रकृति में परिवर्तन करूंगा। तो ये प्रकृति के साथ समायोजन या सामंजस्य स्थापित करने का दूसरा तरीका है प्रकृति में रूपांतरण या परिवर्तन करना। तो इस प्रकार जो है प्रकृति के साथ समायोजन या सामंजस्य का पहला तरीका अनुकूलन एडेप्टेशन, और दूसरा तरीका जो है उसमें मॉडिफिकेशन रूपांतरण या परिवर्तन। देखिए आप लोगों को मानव भूगोल का ये जो तीसरा सिद्धांत था वातावरण समायोजन या प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का, वो आपको समझ में आ गया होगा और इस व्याख्यान को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। और आपको जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपका कल होगा। और आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।